हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो में बात किया था। आज मैं इस वीडियो में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को थोड़ी गहरी से और थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात है 18वीं सेंचुरी के अंत में और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारे जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट थे जिनके दिमाग में ये सवाल आया कि आज जो पृथ्वी में जितने भी कॉन्टिनेंट है वो ऐसा क्यों है, इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सभी ने एक ही प्रयास किया कि किस प्रकार से रिलीफ फीचर बनी है। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया था। सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने अपना गैसियस नेबुलर थ्योरी दिया था और बाद में लोथेन ग्रीन ने टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दिया था। इन दो थ्योरी को कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी कहता है। अब सवाल आता है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या है और इन दो थ्योरी को क्यों हम कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर और एक वीडियो बन सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर एबी टेलर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था और बाद में अल्फ्रेड विग्नर ने भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। लेकिन अल्फ्रेड विग्नर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था उसमें कुछ कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए बाद में और दो थ्योरीज दिया, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। लेकिन आज जो हम मानते हैं वो सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मानते हैं। इसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाते हैं, बाकी सब ओल्ड वर्जन है। टोटल 6 थ्योरी दिया था अलग अलग लोगों ने। सभी ने एक ही प्रयास किया कि किस प्रकार से फास्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर बनी है, किस प्रकार से पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट बनी है, किस प्रकार से माउंटेन बनी है। सभी ने एक ही समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ लोग सफल हुए और कुछ लोग विफल हुए। दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट थे, लेकिन प्राइमरीली ही वाज ए मेटीरियोलॉजिस्ट। बाद में अलग अलग फील्ड ने काम किया। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कंसेप्ट दिया था 1912 में, लेकिन वो पब्लिश हुआ 1922 में। इनकी 2 बुक डाई एंड स्टे ऑन डेट कॉन्टिनेंटी और ओजोनिया में। इनका काम जियोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, पेलियोक्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिसिस्ट पर आधारित था। अल्फ्रेड वेगनर ने जब काम शुरू किया था, लेकिन उसका ओरिजिनल सिद्धांत कुछ और ही था। ये बताना चाहता था कुछ, लेकिन बता दिया कुछ और ही। आप समझ सकते हो कि इनका टैलेंटेड आदमी होगा। इनका बेसिक पर्पस था कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो एक्सप्लेन करना था। उन्होंने कहा अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, वो 2 वजह से हो सकता है। पहला, उन्होंने कहा हो सकता है जो कॉन्टिनेंट हो वो स्टेशनरी रहा होगा और जो क्लाइमेटिक जोन है वो शिफ्ट किया होगा। और दूसरा, हो सकता है क्लाइमेटिक जोन फिक्स्ड रहा होगा और जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट किया, वो मूव किया होगा। लेकिन एक्चुअली क्लाइमेटिक जोन कभी चेंजेस नहीं होगा। वो क्लाइमेटिक जोन डिपेंड करता है पृथ्वी और सन के पोजीशन के ऊपर, लेकिन पृथ्वी और सन की पोजीशन कभी चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को समझाने के लिए बहुत सारे एजम्पशन लिया। उन्होंने एडवर्ड स्विस का पृथ्वी पर 3 लेयर मॉडल का कंसेप्ट लिया। इस 3 लेयर मॉडल में कहा कि जो हमारा पृथ्वी है वो 3 कंसेंट्रिक लेयर से बनी है। पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका नाम दिया सियाल, और बीच वाला जो हिस्सा है उसका नाम दिया सीमा, और जो अंदर वाला भाग है उसका नाम दिया नीफे। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, उसका नाम दिया था ओशियनिक क्रस्ट, और नीफे निकल और आयरन, वो कोर वाला हिस्सा है। उन्होंने इस मॉडल में कहा कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, मतलब जो कॉन्टिनेंट है वो ओशन के ऊपर तैर रहा है। बाद में जब और सिंथेसिस हुआ उसका अलग अलग नाम दिया था, जैसे कि क्रस्ट मेंटल कोर, जो अभी हम लोग जानते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने एडवर्ड स्विस की इस मॉडल को अच्छे से बिलीव किया और अपना थ्योरी को और आगे बढ़ाया। आप चलते हैं अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। उन्होंने इस थ्योरी में बताया
कार्बोनिफेरस पीरियड में मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 या 265 मिलियन ईयर पहले हमारा धरती में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था और जिसका नाम दिया था सुपर कॉन्टिनेंट या फिर पेंजिया, और सराउंडिंग में वाटर मास था जिसका नाम दिया था पांतालस। कुछ पीरियड बाद मतलब मेसोजोइक एरा में वेरियस फोर्सेस की वजह से पेंजिया टूट के दो पार्ट्स में भाग हो गया था और जो नॉर्थर्न पार्ट था उसका नाम दिया था लोरेशिया या अंगारालैंड और जो साउदर्न पार्ट था उसका नाम दिया था गोंडवानालैंड। अब कई सारे लोग कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा वाला लोरेशिया या अंगारालैंड और कौन सा वाला गोंडवानालैंड। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एशिया है और एशिया से आप कनेक्ट कर सकते हो लोरेशिया, और लोरेशिया की लास्ट वर्ड है ए से आप अंगारालैंड याद कर सकते हो और साउथर्न पार्ट गोंडवानालैंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बीच में एक जियोसिंक्लाइन ने सेपरेट किया था जिसका नाम दिया था 33C। बाद में इन दो कॉन्टिनेंट दो डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ, पहला नॉर्दर्न डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ। अब सवाल आता है कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। इसका पीछे टोटल 3 फोर्सेस की वजह है। जो नॉर्थवर्न डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा था उसका पीछे 2 फोर्सेस के कारण है। पहला कारण अर्थ रोटेशनल और दूसरा कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा था उसका पीछे टाइडल फोर्स के कारण है। विज्ञान ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारा एविडेंसेस दिया जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है। पहला एविडेंस द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिसको हम जिग्सॉ फिट कहते हैं। अगर आप अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट और साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट को आपस में आए तो वह आपस में फिट बैठता है, और दूसरी तरफ इंडिया, मदागास्कर और ईस्ट अफ्रीका आपस में फिट बैठता है। तो ये जिग्सॉ फिट वो क्लियरली सपोर्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। दूसरा उन्होंने एविडेंस दिया रॉक्स ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस द ओशन। दोस्तों, जैसे हम कार्बन डेटिंग मेथड से किसी फॉसिल के एज हमें पता लगता है, वैसे और एक मेथड है रेडियोमेट्रिक मेथड। इस मेथड से हमें पता चलता है अटलांटिक ओशन के 2 किनारों पर जितने भी चट्टानें मौजूद है वो सेम प्रकार की है और सेम एजेस भी है। अल्फ्रेड विग्नर ने कहा कि चट्टानें अगल बगल में फॉर्म्ड हुआ और बाद में जमीन अलग हो गई थी। उसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस की रॉक्स एज और प्रकार वो भी सेम है। एग्जाम्पल के तौर पर ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में एपालेंचेस माउंटेन रेंजेस, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में माउंटेन रेंजेस की तरह है। तब अल्फ्रेड विग्नर ने कंक्लूड किया यह सब सिंगल माउंटेन रेंजेस में बनी है और बाद में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने के कारण ये सब अलग हुए थे। तीसरा एविडेंस उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल के द्वारा। विलुप्त पौधों और जानवरों की एक ही प्रजाति के एंशिएंट फॉसिल एक ही उम्र की चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स पर है जो अब व्यापक रूप से अलग हो गई थी है। इसके अलावा अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्ट में जो ओल्ड मेरीन डिपॉजिट पाया जाता है वो जुरासिक एज की है। इससे हम क्लियरली पता चलता है ओशन इससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। विज्ञान ने प्रपोज किया कि जीव साथ साथ रहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद और फॉसिलाइज होने के बाद लैंड अलग हो गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि जीव ओशन पार यात्रा करने में सक्षम नहीं होंगे, जैसे कि फार्न ग्लोसोप्टेरिस बीज की फॉसिल इतनी भारी थी कि इन्हें हवा के द्वारा इतने दूर ले जाना संभव नहीं थे। मेसोसुरस एक स्विमिंग रेप्टाइल था, लेकिन वह सिर्फ फ्रेश वाटर में ही तैर सकता है। साइनोग्नेथस और लाइट्रोसुरस लैंड रेप्टाइल था, वह कभी तैर नहीं सकता। चौथा उन्होंने एविडेंस दिया टिलेट डिपॉजिट। टिलेट डिपॉजिट एक सेडिमेंटरी रॉक है जो कि ग्लेशियर डिकम्पोजिट होकर निकलता है। प्राचीन ग्लेशियर के द्वारा छोड़े गए ग्रोव और रॉक डिपॉजिट आज इक्वेटर के पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है। इससे पता चलता है ग्लेशियर या तो समुद्र के बीच बनी है या पर पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को कवर किया है। आज ग्लेशियर सिर्फ लैंड और पोल में पाया जाता है। विज्ञान का मानना है कि ग्लेशियर साउथ पोल के करीब साउथर्न लैंड पर केंद्रित थे और कॉन्टिनेंट बाद में
अपनी वर्तमान स्थिति पर चली गई है। आज के दिन कोरल रीफ और कोल फार्मिंग स्वाम ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, लेकिन एंशियंट कोरल रीफ और कोल फार्मिंग उन जगह पर पाया जाता है जहां आज के दिन बहुत ठंडी है। तब अल्फ्रेड वेगनर ने सजेस्ट किया ये सब जीव वार्म क्लाइमेट जोन में जीवित थे और उनके फॉसिल और कोल बाद में कॉन्टिनेंट्स पर नए स्थानों पर चली गई थी। अल्फ्रेड वेगनर ने और भी बहुत सारे एविडेंसेस दिया जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जैसे कि पोलर वंडरिंग और प्लेस डिपोजर। अब तक मैंने जितने भी एविडेंसेस बोली है, इन सब एविडेंसेस अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अच्छे से सपोर्ट करता है, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बहुत सारी कमियां भी रह गई। पहला उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों मेसोजोइक एरा में कॉन्टिनेंटल की ड्रिफ्टिंग शुरुआत हुई है, इससे पहले क्यों नहीं हुई। दूसरा फेलियर है, उन्होंने कभी ओशन की जिक्र कभी नहीं किया। और तीसरा फेलियर, ये थियरी कभी रियलिस्टिक नहीं थे, ये जेनरलिस्टिक है। मतलब उन्होंने जितने भी प्रूफ दिया है वो सभी एग्जाम्पशन पर हेवीली डिपेंड्स थे। और चौथा फेलियर, कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग के पीछे जितने भी कारण बताया, जैसे कि बॉयंसी फोर्स, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ रोटेशनल फोर्स, ये सब फोर्स इतने वीक थी वो कभी कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगा। लास्ट जो फेलियर है, मॉडर्न थ्योरी जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उन्होंने पेंजिया का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट किया, लेकिन कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया। यह था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया।